हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। लर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जो हमारी आज की वीडियो होने वाली है ये मिडीवियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के ऊपर होने वाली है, जिसमें हम दिल्ली सल्तनत के अंदर तीसरी जो डायनेस्टी आती है यहाँ पर तुगलक डायनेस्टी, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो डायनेस्टीज़ आई थी यहाँ पर खिलजी डायनेस्टी है, ममलुक डायनेस्टी है, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो चैनल पे अपलोड कर रखी हैं। तो आप जाके जो प्लेलिस्ट है वहाँ जाके चेक कर सकते हैं उसको। ठीक है, सो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो ये जो आप फ़ोटो देख रहे हैं, ये कुछ मैंने फ़ोटोज़ को लिया है यहाँ पर। ये जैसे कि ये आप देखेंगे कि जितना बड़ा एम्पायर दिल्ली सल्तनत ने इस्टेब्लिश कर लिया था। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा जो एम्पायर उन्होंने इस्टेब्लिश करा किसी ने डायनेस्टी के अंदर, इस ईरा के अंदर, तो वो तुगलक डायनेस्टी ही यहाँ पर है। ठीक है, और जो देश का जो इस्टेब्लिश करा यहाँ पर वो गयासुद्दीन तुगलक ने करा था इसको। और दिल्ली का सबसे बड़ा जो फोर्ट हम कहते हैं, कभी अभी आप दिल्ली घूमने जाते होंगे आप, तो आप कहते होंगे कि दिल्ली में कोई इतना बड़ा किला मुझे देखने को नहीं मिलता कभी। जैसे कभी हम देखते हैं कि राजस्थान में देखने को मिलते हैं ख़ासतौर पे, तभी कंपेरिजन करते तो हम वहीं से कंपेरिजन करते हैं। मगर दिल्ली में भी ऐसा किला मौजूद है जो कि तुगलकाबाद नाम से किला है। दिल्ली का सबसे बड़ा किला यहाँ पर इसको माना जाता है, था भी वाकई में यहाँ पर ये। हालांकि आज के टाइम में जब मैं देखने गया था, करीबन आज से 3 साल पहले मैं गया था देखने, ये 4 साल मुझे घूमने गए हुए वहाँ पर हो गए, तो वो 4 टुकड़ों के अंदर बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा टूट चुका है। अब रहा भी क्या है कि दीवारें जो महल कभी रहे होंगे शायद, तो वो तो टूट गए, दीवारें बची हुई हैं। और एक दीवार जब मैं गया था तो वो झुकी हुई थी, तो वहाँ पे फेंसिंग कर रखे जाना मना होता, वो गिर गई हो वहाँ पर। तो खैर ये दिल्ली का सबसे बिगेस्ट फोर्ट है यहाँ पर, और सबसे हाईएस्ट जो एज पे बना हुआ फोर्ट भी ये तुगलकाबाद का किला ही है। ठीक है, इसकी शुरुआत करवाई थी यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक ने। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं यहाँ पर। आज चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन, और लाइक करना ना भूलें आप। ठीक है, तो तुगलक डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे हम आज की वीडियो में। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो वर्ड है इस पे ही हम अपना फोकस करेंगे, ये तुगलक का मतलब यहाँ पर क्या है। जब अगर हम देखते हैं तुगलक का जो वर्ड का मतलब, जो मीनिंग देखने को हम कभी कोशिश करेंगे, तलाश करेंगे, तो आपको इसकी कोई मीनिंग नहीं मिलेगी। यहाँ पर किसी डिक्शनरी में कोई इसकी ख़ास मीनिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि जो मिडीवियल जो हिस्टोरियन है फरिश्ता, जब आप मिडीवियल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको अमीर खुसरो है, फरिश्ता है, इब्न बतूता है, ठीक है, इस तरह के कुछ यहाँ पर जो हिस्टोरियन है, ट्रैवलर्स हैं, उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। और वहीं से जिन्होंने हिस्ट्री लिखी है, ख़ास तौर पे अमीर खुसरो और फरिश्ते की खास पे हम पढ़ते हैं यहाँ पर, तो वहीं से पता चलता है कि जो दिल्ली सल्तनत है उसके बारे में ख़ास तौर पे, तो वो कंसिडर करते हैं इट एज द पर्सनल नेम ऑफ गयासुद्दीन तुगलक। वो कहते हैं फरिश्ता कि जो ये तुगलक है, कि ये जो तुगलक जो वर्ड है यहाँ पर, जो इसका ओरिजिन होता है जो, तो ये गयासुद्दीन तुगलक से ही निकलता है कि उसका जो नाम था उसके नाम में ही ये वर्ड यहाँ पर लगा हुआ होता था यहाँ पर। ठीक है, पहली चीज़ तो यहाँ पर ये हो जाती है कि नाम के बारे में उन्होंने ये कहा। मगर यहाँ पर अलग अलग हिस्टोरियंस भी तो हैं, इनके अलावा बहुत सारे हिस्टोरियन मौजूद है उस टाइम पर। ठीक है, एक आते हैं यहाँ पर सेंट, सूफ़ी सेंट हम बोलेंगे इनको। ठीक है, सूफ़ी सेंट, क्योंकि ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के यहाँ पर क्या है, मुरीद भी हैं और ख़लीफ़ा भी हैं। तो क्या होता है, अमीर खुसरो कहते हैं इस बारे में, क्योंकि अमीर खुसरो ने इनके ऊपर जो तुगलक डायनेस्टी है, इन पर इन्होंने एक बुक लिखी थी, इसका नाम था तुगलक नामा। बहुत लोग बोल नहीं पाते सही से इस वर्ड को, तो इसको बोलते हैं हम तुगलक नामा। कुछ वर्ड मैं भी नहीं बोल पाता सही से, होती है कुछ प्रॉब्लम बोल रहे हैं कुछ वर्ड में। तो उन्होंने ये बुक लिखी है तुगलक नामा, जिसमें उन्होंने इनकी एक थोड़ी सी छोटी सी हिस्ट्री हम कहेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ी हिस्ट्री मतलब उन्होंने लिखी है, मगर हर चीज़ के बारे में नहीं लिखा हुआ उसके अंदर भी। तो उन्होंने मेंशन नहीं करा कि ये इनका जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है तुगलक के बारे में। हावेवर उसके अंदर उन्होंने इनको एज आ हम कहते हैं कि भैया आवारा आदमी के तौर पे इन्होंने इनको मेंशन करा है यहाँ पर। ठीक है, और जो दूसरे पोएट हैं वहाँ पे उनके टाइम के, उन्होंने भी इनको एज आ आवारा आदमी मेंशन करा है। अब आवारा आदमी कैसे मेंशन करा है, जैसे मान लीजिए कोर्ट के पोएट थे यहाँ पर, अमीर खुसरो भी कोर्ट के पोएट थे इनके।
ठीक है। बद्र चाशबीन के कोर्ट के पोएट थे यहाँ पर। तो भाई जब पोएट बैठा हुआ होता है तो उसको पता होता है, वो जानकारी निकालता है कि जो मेरा सुल्तान है वो कहाँ से आया, कैसे आया, उसने कैसे कैसे जंगें जीती, कैसे कैसे वो कामयाबी तक भी फैला वो, तो उसकी तारीफ़ें बांधेगा वो। जब उसकी तारीफ़ें बांधेगा वो तभी तो उसको यहाँ पे कुछ पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो बादशाह की तारीफ़ वो करेगा, बदले में उसको पैसे मिलेंगे यहाँ पर। जब उनको बादशाह के बारे में पता नहीं तो तारीफ़ करते रहे वो यहाँ पर, मगर यहाँ पर ये नहीं है कि पता चल जाए कि ये जो मेरा बादशाह कहाँ से आया, सुल्तान जो है वो कहाँ से आया है। अब अलग अलग यहाँ पर फ़िलासफ़र हैं, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर अप्रोचेज़ मिलती हैं इनके जो ओरिजिन है उसको लेकर, ठीक है। पीटर जैक्सन सजेस्ट करते हैं दैट तुगलक वॉज ऑफ मंगोल स्टॉक एंड द फॉलोअर ऑफ द मंगोल चीफ अलाकू, ठीक है। अलाकू के कहते हैं यहाँ पर ही कहते हैं कि भाई जो पीटर जैक्सन है कि ये जो तुगलक है ये मंगोल्स के ओरिजिन से आते हैं यहाँ पर, मतलब ये मंगोलिड है यहाँ पर, ठीक है। मगर जो इब्न बतूता है यहाँ पर वो क्या कहते हैं, ये कराउना ट्राइब से यहाँ पर आते हैं जो कि तुर्क ट्राइब है। तो 3 यहाँ पर हो गए। एक तो इन्होंने ये कहा कि भैया अवारा लोग हैं ये, मतलब जैसे घुमक्कड़ लोग थे, कहीं ना कहीं से घुमकते हुए आ गए यहाँ पर दिल्ली में, फिर सुल्तान बने। एक ये है कि मतलब आर्मी में शामिल हुए, वहाँ से फिर इनका जो है वह ये प्रमोशन होता होते ये गवर्नर बन गए। गवर्नर से ये जब कब्ज़ा करेंगे दिल्ली पे तो ये सुल्तान बन जाएंगे। फिर यहाँ पर क्या है कि ये मंगोलाइड भी हैं, एक ये है यहाँ पर थ्योरी। एक ये है कि भैया ये कराउना कबीले के हैं, ये तुर्क हैं। तो इसके अलावा भी आपको बहुत सारे यहाँ पर मिलेंगे, जैसे कि इस बारे में कह रहे हैं कि भाई ये जो शेख सूफ़ी सेंट रुकनुल आलम है इनका बहुत बड़ा मकबरा बना हुआ है, और ये आई थिंक मेरे याद नहीं आ रहा कि उस टाइम बना था, ये शायद जिस टाइम मुग़ल वगैरह आए होंगे या फिर जो तुगलक थे उसके आसपास के टाइम का ही बना हुआ है। बहुत बड़ा मकबरा, बहुत ही खूबसूरत है। इंडिया में तो हालांकि नहीं है वो। तो ये तुर्कमेनिस्तान और तुर्किस्तान और सिंध के बीच का रीजन था जहाँ पे ये लोग रहा करते थे यहाँ पर, ठीक है। वहीं पर तुगलक कोर्ट पोएट बदचास्ट अटेम्प्ट टू फाइंड अ रॉयल ससैनियन genealogy for the dynasty from the line of Behram Gur, which seem to be official position of genealogy of the Sultan, although this clan can be dismissed as flattery, ठीक है। अब यहाँ पर जो कोर्ट के पोएट हैं वो कहते हैं कि भैया ये जो ससानियन थी, ससानियन कौन है, ससानियन जो ये रीजन है ईरान का, यहाँ पर एक मतलब एक सल्तनत अपने आप में कायम थी समानिद से पहले, ठीक है। समानिद सल्तनत से पहले यहाँ पर एक ससानिद सल्तनत कायम थी। तो उनके कहा कि भाई वहाँ से इनकी नस्ल चलती आ रही है, ये वहाँ से जुड़े हुए लोग हैं, मगर इसको भी यहाँ पर डिनाई कर दिया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है यहाँ पर। और अगर मैं बताऊँ आपको तो जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे फेमस है वो ये माना जाता है कि ये इनके जो फादर थे वो तुर्क थे, और जो इनकी मदर थी गयासुद्दीन तुगलक की वो इंडियन थी। अब इसमें अलग अलग 3 फिर आ जाते हैं यहाँ पर फेस हैं। पहला तो ये है कि वो पंजाब में रहने वाली नॉर्मल थी कोई महिला। दूसरा है कि वो खोखर ट्राइब से थी। खोखर ट्राइब वो है जिसने मोहम्मद गौरी को कत्ल कर दिया था। तीसरा यहाँ पर ये है कि जाट में से हैं ये। एक पॉइंट यहाँ पर ये भी आता है कि इनका कहीं ना कहीं ताल्लुक़ लगता है बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर से, क्योंकि इनके जो भाई हैं उनकी बहन की शादी उनकी बेटी से हुई थी, ऐसा हिस्टोरियन मानते हैं। हमें कुछ सोर्सेज मिलते हैं इस बारे में ऐसे, ठीक है। तो जो भी रहा हो कि ये थोड़े इंडो तुर्क लोग हैं यहाँ पर, आधे इंडियन हैं आधे तुर्किश हैं। देन इनका जो फ्यूचर स्टार्ट होता है गयासुद्दीन तुगलक का, वो शुरू किस तरह से होता है कि गयासुद्दीन तुगलक पंजाब में आर्मी को ज्वाइन करते हैं। प्रमोशन होते होते वो गवर्नर बन जाते हैं पंजाब के, क्योंकि वो अच्छे से लीड कर पाते हैं आर्मी को, क्योंकि मंगोल्स बार बार हमला कर रहे थे तो उसको वो लीड करते हैं। देन प्रमोशन होने के बाद क्या होता है आप जानते हैं, इस बारे में हम अभी देखते हैं आगे। तो फ्रेंड्स एक बार आपसे और रिक्वेस्ट रही कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी इंफॉर्मेटिव लगे, क्योंकि इस तरह से आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। देन तो क्या है यहाँ पर, द तुगलक डायनेस्टी टूक ओवर फ्रॉम द खिलजीज इन 1320,
बिकम द थर्ड डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की ये तीसरी डायनेस्टी बनी जो रूलिंग करने वाली बनी, और सबसे लॉन्गेस्ट रेन इनका यहाँ पर रहा, लगभग 94 ईयर, 94 साल तक ये रूल करेंगे दिल्ली के ऊपर। दिल्ली से मतलब और सबसे बड़ा इनका एरिया भी होगा, जो हम कहते हैं ना रकबा, जो एरिया है रीजन रूल करने का वो रहेगा। और 1320 में इन्होंने इनसे रूल लिया। कैसे लिया यहाँ पर, अब सुनते हैं यहाँ पर इस बारे में भी। खुसरो खान, अब खुसरो खान को हम यहाँ पर रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ लास्ट रूलर ऑफ तुगलक खिलजी डायनेस्टी, मगर ऐसा नहीं है ये, क्योंकि जब हम देख रहे हैं उस टाइम जब हम बात करते हैं खिलजी डायनेस्टी के अंदर, तो वहाँ पर स्लेव एक दूसरे को कत्ल करके चल रहे हैं कि, तो फिलहाल तो वही हिसाब था यहाँ पे कि भाई स्लेव कत्ल कर डालता है, दमाद कत्ल कर डालता है, तो वो काफ़ी तक चल रहा था यहाँ पर। अब जो अलाउद्दीन खिलजी थे, उनका बेटा गद्दी पे बैठ जाता है यहाँ पर, मुबारक शाह। ठीक है, मुबारक शाह को गद्दी पे से हटाता कौन है यहाँ पर, खुसरो खान। खुसरो खान यहाँ पर होता कौन है, बताते हैं इस बारे में भी। खुसरो खान गद्दी से हटा के इसको जलील करके साइड करके इसका कत्ल कर डालता है, और ख़ुद दिल्ली सल्तनत में खिलजी डायनेस्टी का बन के बैठ जाता है यहाँ पर। अब यहाँ पर जब ये गद्दी पे बैठ जाता है, तो जो तुर्किश नोबल्स होते हैं, जो दरबारी होते हैं तुर्किश, वो इसकी इंसल्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। बिकॉज ही फेवर्ड हिंदू नोबल फ्रॉम गुजरात, क्योंकि ये गुजरात से आए हुए जो नोबल्टीज़ थे दरबार के अंदर, उनकी इज्जत करता था खुसरो ज़्यादा यहाँ पर। अब ये करता क्यों था, खुसरो वॉज अ हिंदू बिफोर बीइंग कैप्चर्ड एंड एज अ स्लेव एंड कन्वर्टेड टू इस्लाम बाय अलाउद्दीन खिलजी। बिफोर बीइंग अ मुस्लिम ही वॉज अ हिंदू। ठीक है, जब वो स्लेब बन के दिल्ली डायनेस्टी के दिल्ली सल्तनत में आता है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में आता है वो, तो उसको वहाँ पर मुसलमान बन जाता है। वहाँ पर वो मुसलमान बनने के बाद उसको ज़िल्लत का सामना नहीं करना पड़ता जब तक अलाउद्दीन खिलजी होता है यहाँ पर। मगर जब ये नमक हरामी करता है मुबारक शाह के साथ, उसको कत्ल कर डालता है, तो दरबारी इसको नमक हराम भी कहते हैं, पहली बात तो। दूसरा, इसकी बेइज्जती की जाती है इस बात पे कि ये, क्योंकि जो तुर्किश नोबल थे ना, आपने देखा होगा जब खिलजी जो डायनेस्टी की शुरुआत होती है, तो खिलजी अफ़गान थे, तो वो खिलजी का ही मजाक बनाया करते थे पहली बात तो, तुर्किश के हम सुपीरियर हैं, ये इन्फीरियर हैं। तो वो जो मुस्लिम्स हैं उनके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, तो जो नॉन मुस्लिम हैं उनके साथ उनका कैसा बिहेव होगा, आप सोच सकते हैं इस बारे में। तो वही चीज़ यहाँ थोड़ी सी रही, इस मेंटेलिटी उनकी थोड़ी सी रही, तो वो मजाक बनाते हैं यहाँ पे खुसरो खान का। तो खुसरो खान क्या करता है भाई, वो करता है फिर इनको क्रश कर डालता है यहाँ पे, बिल्कुल इनके जो ज़बान होती है उसको चल डालता है, और उनके ख़िलाफ़ एक तरह से क्रैक डाउन शुरू कर डालता है जो तुर्किश नोबल्स होते हैं यहाँ पर। अब जो तुर्किश नोबल होते हैं वो इनवाइट करते हैं यहाँ पर गाज़ी मलिक को। द नोबल इनवाइटेड गाज़ी मलिक। हु वॉज द गाज़ी मलिक? गाज़ी मलिक वॉज द गवर्नर ऑफ पंजाब अंडर द खिलजीज। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में ये गवर्नर भी था, और जब अलाउद्दीन खिलजी की फ़ौज जाती थी मंगोलों से लड़ने के लिए पंजाब के साइड से, ख़ास तौर पे 1304 के अंदर जो बैटल ऑफ अमरोहा होती है यहाँ पर, उसमें ये मंगोलों को हराता भी है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर जो है जो नोबेल्टीज़ है वो इनवाइट्स करते हैं गाज़ी मलिक को। देन गाज़ी मलिक यहाँ पे लीड करता है, कूप करता है दिल्ली में, एंड खुसरो खान को हटाकर उसका कत्ल करके उसको गद्दी से उतार देता है। और इस बीच क्या होता है, जो खुसरो खान होता है वो वापस से रिवर्ट हो चुका होता है, हिंदू बन चुका होता है। ये पहले मुसलमान बन जाता है, बाद में ये क्या करता है, हिंदू बन जाता है। हिंदू बनने के बाद ही मुसलमानों के ऊपर ये अत्याचार करता है, दरबारियों के ऊपर अपने। ठीक है, अभी क्या होता है यहाँ पर, अब ये जो गाज़ी मलिक है, कौन है ये गाज़ी मलिक? ये गाज़ी मलिक है गयासुद्दीन तुगलक। जैसे कि जो गद्दी पे बैठता है तो ये टाइटल लेता है, अज्यूम कर देता है टाइटल को, गयासुद्दीन तुगलक। ये गयासुद्दीन बलबन भी था, वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्रूर था, मगर ये गयासुद्दीन जो बलबन तुगलक है इतना क्रूर नहीं है फिर भी इसके मुकाबले पर। यहाँ पर जो थोड़ा मेंटल जो दिखाया जाएगा वो मोहम्मद बिन तुगलक को दिखाया जाएगा। ठीक है, व्हेन तुगलक टू कंट्रोल ऑफ दिल्ली इन 1320, गाज़ी मलिक लॉन्च एन अटैक विद द हेल्प ऑफ एन आर्मी ऑफ खोकर ट्राइब्स। अब ट्राइबमैन की सपोर्ट इसने किसकी ली? खोकर ट्राइबमैन की सपोर्ट ली
गयासुद्दीन खिलजी ने। अब गयासुद्दीन खिलजी ने खोखर ट्राइब की यहाँ पे सपोर्ट ली, तो कुछ हिस्टोरियन इसी बेस पे कह डालते हैं कि इसका ताल्लुक, इसको हेल्प करी खोखर ट्राइब ने यहाँ पर। हो सकता है पैसों की नहीं करी हो, मगर वो ज़्यादा मानते हैं कि भैया ऐसा हो सकता है कि गाजी वाले की सपोर्ट इन्होंने इसलिए करी कि ये इनकी ही ट्राइब से जुड़ा हुआ इंसान था। हमारी माँ, हमारी जो बहन थी, इनके यहाँ भी आई हुई, जो हमारी बहन थी इसकी माँ थी, ठीक है, एक बार जो हमारी बहन बेटी थी, तो उन्होंने हो सकता है इसलिए सपोर्ट कर दी हो। जो बैटल होती है यहाँ पर खुसरो खान के साथ 2 बैटल लड़ी जाती हैं यहाँ पे, बैटल ऑफ सरस्वती एंड बैटल ऑफ लाहवरत, ठीक है। इसमें क्या होता है भैया, जो खुसरो खान उसको ये अरेस्ट करता है और कत्ल कर डालता है, गद्दी पे बैठ जाता है दिल्ली की, एंड रीनेम्ड हिमसेल्फ एज अ गयासुद्दीन तुगलक एंड थस स्टार्टिंग द तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी की स्टार्ट यहाँ से हो जाती है 1320 से। इनका नाम गाजी मलिक भी होता है यहाँ पर, ठीक है। अब आगे हम क्या देखते हैं, द तुगलक वर द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द रिसेंटल पीरियड एज दे रूल्ड 1320 टू 1440। करीबन 94 साल, 94 ईयर दिल्ली पे ये रूल करेंगे, गवर्न करेंगे दिल्ली को पूरी तरह से, ठीक है। और इनका जो गवर्निंग रेंज रहेगा, जब जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो फैलाया था, एक्सपेंशन करा था, उसको ही थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे, मतलब थोड़ा डायरेक्ट कंट्रोल में उसको लाने की कोशिश करेंगे। और ज़्यादा जितना हम देखते हैं कि ममलूक डायनेस्टी ने यहाँ पे इनडायरेक्ट कंट्रोल रखा था, काफ़ी तक कंट्रोल में लेके था, काफ़ी तक मतलब इनडायरेक्ट कंट्रोल रखा। और जो अलाउद्दीन खिलजी हैं उनके टाइम में आप क्या देखेंगे कि वो सदर्न इंडिया में जाएंगे, जो वहाँ के रूलर्स हैं जो उनको परेशान कर रहे थे, उनके खिलाफ बाबा रिबेल कर रहे थे, उनको कुचलते हैं वो, और उनको अपने कंट्रोल में लेके आएंगे कि आप हमें सालाना यहाँ पे ट्रिब्यूट पे कर दीजिए, बदले में आप राज करिए अपने स्टेट के ऊपर। इस चीज़ को तुगलक ख़त्म कर डालेंगे बिल्कुल, कहेंगे भाई ट्रिब्यूट नहीं पे करना, अब तुम्हारे कब्जे के अंदर आओ, सीधी बात है। राजाओं को हटाएंगे गद्दी से, अपने जो यहाँ पर सूबेदार हैं उनको वो अपॉइंट करेंगे। ये चेंजेस बिल्कुल इसके अंदर आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे कह जाती है कि भाई तुगलक ने इतने टाइम तक कंट्रोल कैसे कर लिया। रीज़न क्या है, रीज़न इज़ अलाइस, किसके बीच, तुर्क, अफ़गान और इंडो मुस्लिम्स ख़ास तौर पर। और जो हिंदूज थे वो सपोर्टिव थे इनकी नहीं, जब उन्होंने देखा भाई ये पावर में है तो सपोर्ट कर लो, जब पावर जाएगी तो हम बस रिबेल कर डालेंगे। ये चीज़ चलती रहती है यहाँ पे, ठीक है। अपनी जो ऊंचाइयाँ हासिल करती है, ये कब करती है यहाँ पर, मोहम्मद बिन तुगलक, थोड़ा सा जो हम कहेंगे कि गयासुद्दीन तुगलक के टाइम में जब वो रूल कर रहे होते हैं यहाँ पर, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो कैंपेन करते हैं, उस टाइम ये अपनी जो ऊंचाइयाँ हैं उसको हासिल करती हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं हम थोड़ा सा और आगे कि गयासुद्दीन तुगलक ने क्या करा। थोड़ा हम समझ चुके हैं भैया ओरिजिन कहाँ से हुआ, कैसे दिल्ली के राजा बने, वो सुल्तान के जो सुल्तान बने यहाँ पर। आफ्टर एसेंडिंग टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली, ठीक है, दिल्ली गद्दी पर बैठने के बाद क्या करा इन्होंने, अडॉप्टेड अ सस्टेन्ड एंड विगरियस टूवर्ड पॉलिसी। इन्होंने जो पॉलिसी है उसको चेंज करा। जो राजेंद्र खिलजी की पॉलिसी थी इसको, मतलब उन्होंने तो एक्सपेंडिंग की पॉलिसी रखी थी, मगर उनकी पॉलिसी थी इनडायरेक्ट कंट्रोल की, कि जो डायरेक्ट कंट्रोल होगा वो इनडायरेक्ट कंट्रोल भी होगा। यहाँ पर मान लीजिए जितना बड़ा साम्राज्य है, यहाँ पर उनका डायरेक्ट कंट्रोल है बीच में बिल्कुल, और यहाँ पर इनडायरेक्ट कंट्रोल है, जो राजाओं को हरा दिया और उनको छोड़ दिया था फिर से। इन्होंने कहा जी हम वो नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ के हमला करेंगे। मतलब जो अलाउद्दीन खिलजी ने फेस करा था, बार बार रिबेल हो रहे थे, तो वो रिबेल हम फेस ना करें, इसलिए हम जाएंगे खुद ब खुद, पहले ही जो दुश्मन है उसको कुचल डालेंगे ताकि वो आवाज़ ही ना उठा पाए। वो जो चीज़ करी, तो साउथ इंडिया के जो इनके कैंपेन है यहाँ पर, और साथ में सेंट्रल इंडिया भी देख लेंगे इसके अंदर। ये पेन थोड़ा सा ख़राब हो जाता है बीच में, ठीक है। सेंट्रल इंडिया के एज वेल एज हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कैंपेन उन्होंने शुरू करे यहाँ पर। तो कब देखिए, अब देखिए सबसे पहले जो कैंपेन जो हम देखते हैं इनके बड़े बेटे ने शुरू करा था, जिसकी अलग अलग 2 डेट मिलेंगी आपको, 1321 1333 भी मिलती है, दोनों मिलती हैं, और दोनों आप लिख सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। ही सेंट हीज एल्डेस्ट सन मलिक फ़खरुद्दीन मलिक, इसको अब हम काट दें, फ़खरुद्दीन मलिक उलुग खान। कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक। ये कौन है यहाँ पर, उलुग खान से आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये अलाउद्दीन खिलजी वाला उलुग खान नहीं है, वो उसका कज़न था।
ये गयासुद्दीन का बेटा है मगर उसका कज़न नहीं है यहाँ पर ये। तो क्या नाम है इसका, असली नाम क्या है यहाँ पर, फ़खरुद्दीन मलिक उर्फ उलुग खान। और जो हम जानते हैं जब ये टाइटल उन्होंने अज्यूम करा यहाँ पे तो मोहम्मद बिन तुगलक ये कहलाते हैं। देन ही मार्च अगेंस्ट देवगिरी किंगडम ऑफ वारंगल। ये वारंगल वही जहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने कंट्रोल कर लिया था सारे से, वो मान भी गए थे ये ट्रिब्यूट देने के लिए, मगर वही है जहाँ से ढील पड़ी बादशाह ने अपनी ढील का फ़ायदा उठाया। मगर यहाँ पे क्या होता है कि फ़खरुद्दीन हो जाते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में फेल। सो इनके फादर क्या करते हैं, 4 महीने बाद इनको रीइंफोर्समेंट भेजते हैं और ज़्यादा आर्मी भेजते हैं। ठीक है, तो वारंगल में यहाँ पे जो अरंगल बोलते हैं और तिलंग ये रीजन है, ठीक है, इनके ऊपर ये अटैक करते हैं एंड कंट्रोल कर लेते हैं और ये जीत जाते हैं वारंगल के अगेंस्ट। अब ये वो नहीं करेंगे गलती जो अलाउद्दीन खिलजी ने कही थी कि आप बैठिए राज करते रहिए। कहते हैं चलो भाई हर साइड में हो, अब लगेगा गवर्नर हमारा। वो कहता है नहीं जी, चलो जी गजन सर से अलग, वो काट के उसको मतलब मर्डर कर डालेंगे उसका। यहाँ पे वो चीज़ चलती है, इस तरह से ये रूल किया जाएगा इसके अंदर। जब भी यहाँ पर थोड़ा सा जो देखेंगे हम रिबेल्स हैं कंट्रोल में काफ़ी हद तक आएंगे बाद में। जब मोहम्मद बिन तुगलक बैठेंगे गद्दी पे तो उनको तो कहते हैं कि भाई इनकी नसीब ही ख़राब, किस्मत फूटी। तो वो रिबेल इतने ज़्यादा होते हैं क्योंकि इनकी गलतियाँ भी खुद की होती हैं कुछ हद तक यहाँ पर। ठीक है, अरंगल फेल वॉज रीनेम्ड सुल्तानपुर। अरंगल जब गिर गया, कल उनकी गोदी में ये पड़ गया, जब हार गया जीत गया वो उसको, तो उन्होंने इसको सुल्तानपुर कर दिया। भी आप सर्च करेंगे तो वो आएगा भी लिखा सुल्तानपुर तेलंगाना। ठीक है, एंड द वेल्थ एंड ट्रेजर वर प्लंडर्ड एंड द कैपिटिव वर ट्रांसफर टू द वारंगल टू द फ्रॉम द वारंगल टू द कैपिटल ऑफ दिल्ली सल्तनत। जो उन्होंने माल जीता वहाँ पर हरा के बादशाहों को वहाँ के, उसको उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया दिल्ली में। ठीक है, ये मैंने मैप को भी यहाँ पे ले लिया है। वारंगल आपको यहाँ पे दिखाई दी कि तेलंगाना में, तेलंगाना से माल को जीत के उन्होंने दिल्ली में ट्रांसफ़र कर डाला और वारंगल को उन्होंने अपने डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर ले लिया। यहाँ पर ये वो मैप है जिसमें हम देख रहे हैं कि जब अपने जैनित पे है यहाँ पर तुगलक डायनेस्टी, जब अपने उरूज पर है, सबसे ज़्यादा जब उनका फैलाव हो चुका था यहाँ पर। ठीक है, अब जब ये वारंगल को जो है जीत लिया तो ये माबार गए। अब माबार बताता हूँ मैं आपको कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, हाँ माबार लिखा हुआ यहाँ पर, ये तो मालाबार कहलाता है, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। माबार यवाला है रीजन। ठीक है, यवाला पठारी जो इलाका है, इलाका जो ये रीजन लग रहा है समंदर के आसपास, ये माबार कहलाता है। जब वो जीत गए वारंगल तो वो आगे बढ़े, माबार रीजन पर उन्होंने कंट्रोल करा यहाँ पर। ठीक है, द्वार समुंदरा है और द्वारा है, ये इन पे सब पे कंट्रोल करेंगे। जो तेलंगाना है उसकी जितनी सारी कोस्ट है उसको कंट्रोल करेंगे उसको, और फिर अपने बनाएंगे इसको सूबा, और उस सूबे को बांटेंगे 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसको वो वहाँ की 5 प्रोविंस के तौर पे जानेंगे हम। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे वो करेंगे इसके अंदर। ठीक है, ओडिशा गए, देन डिस्पंडा करी, और फिर 1324 के अंदर उन्होंने क्या करा, बॉर्डर ऑफ दिल्ली सल्तनत हैड रीच टू द मदुराई। मदुराई कहाँ भैया, देखिए मदुराई यहाँ पर है, वो भी यहीं पे बिल्कुल यहाँ सबसे, बल्कि थोड़ा सा इससे भी नीचे है। ये जो रीजन जो बना हुआ था ना बिल्कुल यहाँ पर, वो यहाँ पर है मदुराई, बिल्कुल इतना एंड तक वो पहुँच जाएंगे। एंड इन द 1328 द लास्ट हिंदू प्रिंसिपैलिटी ऑफ एरिया कंप्लीट साउथ कर्नाटका ऑल्सो एनेक्स्ड। आखिरी जो यहाँ पर बचती है हिंदू प्रिंसिपैलिटी, उसको भी ये एनेक्स करके ख़त्म कर डालेंगे यहाँ पर, कि बगावत का जो ज़ोर है वो ख़त्म कर डालो बेचारा से उसको एक बार में। ठीक है, इससे क्या हुआ, यहाँ पर जो पांड्या एम्पायर है जो ताकत पकड़ रहा था उस टाइम 14वीं शताब्दी के अंदर, वो वापस से जो उसका सूरज उगता हुआ होता है वो डूब जाता है यहाँ पे वापस से, और जहाँ पे वो पहले शुरुआत में थे वापस से पीछे खिसका दी जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या होता है कि भैया इसको ये अपनी पांड्या जो डोमिनियन का इलाका है उसको अपना एज अ प्रोविंस बना डालता है यहाँ पर माबार का, और इसको 5 हिस्सों के अंदर यहाँ पर वो डिवाइड कर डालता है, देवगिरी, तिलिंग, कंपली, द्वार समुंदरा एंड माबार रीजन। तो फिर अब यहाँ पर ये हो गया यहाँ पर। तो मोहम्मद बिन तुगलक का यहाँ पर क्या हुआ, जो साउथ में कैंपेन था वो किसने करा, कैंपेन तो मोहम्मद बिन तुगलक ने करा था, और करवाया किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने।
जो कि इसके वालिद हैं, यहाँ पर बाप हैं। अब इस बीच क्या है भैया, ईस्टर्न साइड। अब ईस्टर्न साइड जो है वो हमारी तो बच रही है यहाँ पर। ईस्टर्न साइड में जो आखिर में हम देखते हैं पश्चिम बंगाल आता है। उस टाइम बंगाल बड़ा था काफ़ी, बांग्लादेश भी शामिल था, उसके अंदर बिहार भी था, झारखंड भी था, और कुछ हिस्से और से जो उड़ीसा है उसके हल्के फुल्के हिस्से में आया करते थे उस टाइम भी। अब उन्होंने देखा कि भाई ये जो है बंगाल है, बंगाल को जब भी मौका मिला है उसने कमज़ोर होते हुए हुकूमत को ललकारा है और अपने आप को आज़ाद कर दिया है बिल्कुल। तो इसी का हिसाब बदला का छुट्टा करने के लिए और इसको कंट्रोल में वापस लाने के लिए गयासुद्दीन तुगलक यहाँ पर 1324 में एक कैंपेन लॉन्च करेंगे यहाँ पर, और इसको ये खुद लीड करेंगे, ठीक है, लीड बाय गयासुद्दीन तुगलक। और जो दिल्ली का जो राजपाट है वो मोहम्मद बिन तुगलक को यहाँ पर हैंड ओवर कर डालेंगे यहाँ पर। मगर बीच में क्या होता है यहाँ पर, ये जाएंगे लखनऊ जाके ये जीत जाएंगे। जो सामने जो बगावत जो चल रही है बगावत, उसको ये ख़त्म करेंगे। बगावत तो क्या, बगावत तो थी नहीं यहाँ फ़िलहाल। तो यहाँ पर क्या चल रहा था, सिविल वॉर चल रहा था यहाँ पर, कि जो ये बंगाली लोग थे उस टाइम, मतलब जो बंगाल की जो हुकूमत थी, दो हुकूमत थी, एक मतलब हुकूमत तो एक थी, उसमें दो राजा थे। उसने कहा कि मैं राजा हूँ असली, उसने कहा कि मैं राजा हूँ। एक राजा ए था, एक राजा यहाँ पर दावेदार जो होता है वो बी था। तो दो राजा थे यहाँ पे एक ही क्षेत्र के अंदर, दोनों चली थी लड़ाई, सिविल वॉर। इसका फ़ायदा उठाया गयासुद्दीन तुगलक ने, खुद गया फौज लेके और दोनों को जड़ से काट दिया, ख़त्म कर दिया बिल्कुल उनका। और जो बंगाल है इस तरह से दिल्ली के अंदर आपस से कंट्रोल में आ जाएगा। कहाँ पे हमला कर देंगे, लखनऊ में, ठीक है। इस बीच ये बैठा था यहाँ पे किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को, ऐसा उनका जो अपॉइंटेड मतलब शैडो है, शैडो रोलर बन जाता है वो यहाँ पर। और अपने बड़े बेटे और अपने छोटे बेटे और जो महबूब बेटा मतलब जो फेवरेट सन होता है उनका, मोहम्मद शाह, उसको वो हायर कर डालते हैं पहले से ही कि ये मेरे बाद बादशाह बनेगा यहाँ पर अगर मैं जब मर जाऊँगा। क्योंकि उस टाइम तक जो मोहम्मद बिन तुगलक है उनकी काफ़ी एज हो चुकी होती है, 70 के पार हो जाती है उनकी एज उस टाइम। और जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसकी खुद की एज ही 35 साल होती है उस टाइम, 35 साल करीबन, 32-35 साल उसकी एज होती है यहाँ पर। तो अब उसको होता है यहाँ पे डिज़ायर किस चीज़ का, भैया मुझे तो करना है अब रूल, पापा जी हो गए बूढ़े, अब इनको बिठाओ साइड में, मैं करूँगा अब रूल, ठीक है। इस बीच भैया क्या करता है, जो नसीरुद्दीन है, गयासुद्दीन, उसको बनाता है यहाँ पर ये किसका, गवर्नर बंगाल का, वैसल करके यहाँ पर। अब जो उलुग खान है जिसको हम कह रहे हैं फ़खरुद्दीन, ठीक है, मोहम्मद तुगलक जो बनेगा यहाँ पर, वो प्लान करता है कि भाई अपने बाप को मैं मार दूं और जो मेरा भाई है उसको भी मार मुर कर बादशाह मुझे बनना है। भैया बहुत टाइम बर्दाश्त मेरा हो गया, मैंने बहुत कैंपेन लड़े, मेरा नाम भी कमाया है, तो मेरी अब चलनी चाहिए बिल्कुल यहाँ पर। तो इसके लिए ही वो यहाँ पर एक दिल्ली से ज़्यादा फैज़ाबाद इलाका है वहाँ पर, तो मतलब मंच लगाता है कि भाई मेरे वालिद आ रहा है, मैं दिखाऊंगा उनको कि मैं स्वागत कर रहा हूँ। मगर मंच वो होता है कच्चा, कि मालिक जो उनका पिताजी हैं वो जो चढ़ेंगे उसके ऊपर तो मंच उन्हीं के ऊपर ढह जाएगा वहाँ पर। जो साथ भी जो भी चढ़ेंगे मंच के ऊपर उन पर ढह जाएगा और वो लोग गिर के मर जाएंगे। और ये लगेगा भी ऐसा नहीं कि भैया मैंने मारा अपने बाप को, ऐसा लगेगा कि ये एक अपेयर इट लाइक अ इंसिडेंट, कि ये मेरी तरफ से तो गलती नहीं है, मैं स्वागत करने के लिए नहीं गया था। और इस बीच क्या होता है, गयासुद्दीन की डेट हो जाती है यहाँ पे 1325 में। एंड मोहम्मद बिन तुगलक become the Sultan of Delhi by forcefully because he was killed his brother। कौन है यहाँ पर, महमूद शाह, उनको ये मारकर ख़त्म कर डालता है। अब जो गयासुद्दीन तुगलक थे उनकी जो पॉलिसीज़ थी साउथ में ईस्ट में हमने देख ली हैं, वेस्ट में क्या रहती हैं इनकी पॉलिसीज़ यहाँ पर। ये वेस्ट का जो रीजन है यहाँ पर, जहाँ पर हम मंगोल को देख रहे हैं, इल खानेट है यहाँ पर, ठीक है। और इधर क्या है, चगताई खानेट है यहाँ पर, खानेट ऑफ द ग्रेट खान है, खानेट ऑफ द गोल्डन हॉर्ड है यहाँ पर। अब जो ये गोल्डन हॉर्ड वाली है ये मुस्लिम बन चुके थे यहाँ पर, जो गोल्डन हॉर्ड वाले मुस्लिम थे, ये तुगलक जो मंगोल थे यहाँ पर, और बाकी जो हैं ये नॉन मुस्लिम है इसमें ज़्यादातर, ठीक है। बराके खान जो होते हैं वो यहाँ के बन जाते हैं बादशाह खान, ठीक है। तो इनकी जो पॉलिसीज़ थी यहाँ पर, इनके अगेंस्ट जो मंगोल्स थे बड़ी हार्श थी,
बहुत ही ज़्यादा हार्शली बिहेव करते थे मंगोल के साथ इन द बिगिनिंग। ठीक है, ये एक खान जो होता है ओलजी, उसकी कैनवॉय आती है दिल्ली के अंदर। मतलब कैनवॉय किस नहीं आती है भैया कि आपको मानना पड़ेगा कि हम आपसे बड़े ताकतवर हैं तो आप हमारे अंडर आ जाओ। तो ये क्या करता है भाई, उसको कत्ल करवा डालता है जितने लोग आते हैं एनवॉय के अंदर। एंड देन क्या होता है बाद में, तो खैर ये क्या होता है कि इनको पैसे पे करने पड़ते हैं। जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसके टाइम के जो इकोनॉमिक क्राइसिस आता है उसका एक रीज़न यहाँ पर ये भी रहेगा कि वो गोल्डन को सिल्वर्स के अंदर जो मंगोल्स हैं कि वो इन्वेड ना करें इंडिया को, उनको त्योहार वो होता है तोहफा यहाँ पर बहुत ज़्यादा। So, so Ghayasuddin had fought several campaigns against Mongols, defeating them at the Battle of Amroha. बैटल ऑफ अमरोहा कब करता है ये 1305 के अंदर, व्हेन ही वॉज द गवर्नर ऑफ पंजाब। ठीक है, ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजी रेन लेड बाय मलिक नायक एंड खिलजी फ्रॉम खिलजी एंड द बेग अली बेग एंड तरतार फ्रॉम मंगोल्स। ये लड़ाई जो होती है अमरोहा में, कहाँ पर होती है ये अमरोहा में, जो उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। यहाँ पर कि हमला करते हैं मंगोल, घुस जाते हैं अंदर आगे तक। ठीक है, तो ये इनको हरा डालता है। इस तरह से बहुत सारी बैटल थी, छोटी मोटी बैटल लड़ता रहता है। जो पंजाब का रीजन है वहाँ पे इसका कंट्रोल रहेगा और ये जो ये मंगोल से इनको अंदर आने नहीं देगा। ठीक है, अब दिल्ली में इन्होंने बहुत सारे काम भी करे थे, हम समझाएंगे भी, दिखाता हूँ मैं आपको, मैंने लिख रखा है सारा आगे देख रखा है। ठीक है, तो जो सबसे ख़ास काम इन्होंने करा कि दिल्ली की जो 7 शहर हम मानते हैं दिल्ली के अंदर बसे, उसमें से इन्होंने जो शहर था तुगलकाबाद, उसको इन्होंने बसाया यहाँ पर। तुगलकाबाद फोर्ट का इन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था। हालांकि जब इनकी मौत होती है वो पूरा नहीं होता यहाँ पर। वजह क्या रहती है उसकी, वजह यहाँ पर ये रहती है कि एक आपने कहानी सुनी होगी बहुत लोगों से, असली बात है ये कि जो निज़ामुद्दीन औलिया हैं दिल्ली के अंदर, जिनको सुल्तान जी भी कहते हैं, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, तो उनकी जब इनने कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया तुगलकाबाद फोर्ट का, तो उसने उनकी ब्लेसिंग लेने के लिए वहाँ पर बावली बनानी शुरू करी थी निज़ामुद्दीन औलिया के अंदर। और उसके लिए वो जो कंस्ट्रक्शन जो चीज़ लगती थी, हर चीज़, तेल हो, पैसा हो, पानी हो, ईंट पत्थर हो, ये खुद बेचा करता था वहाँ पर ग़यासुद्दीन तुगलक। उनको राजी मतलब उनने ये काम शुरू करवाया। अब देन इसने क्या करा, जब ये गया कैंपेन बंगाल के, तो वही इसने कहा कि भैया जो मैंने आपको पैसे दिए मुझे आपस दो। हुआ क्या कि उसने पहले कहा कि भाई मेरा शहर बन रहा है, मैं पहले शहर बसवाऊँगा अपना, बाद में काम करवाऊँगा इस चीज़ पे अपना। तो बुजुर्ग बात मतलब राज़ी हो, थोड़ा सा मतलब क्या होगा, नाराज़ से होगा यहाँ पर। ठीक है, और इसने कहा जी मुझे पैसे चाहिए वापस, जो मैंने आपको पैसे दिए हैं। अब जो सूफीज़ के अंदर होता है वो पैसे रखते तो अपने पास है नहीं, तो जनता के लिए क्या करते हैं, लंगर करवा डालते हैं यहाँ पर। तो जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया थे उनके पास पैसे तो थे नहीं, वो देते कहाँ से यहाँ पे। और इसने जो तेल लगता था वहाँ पर चिरागों के अंदर जलाने के लिए बावली बनाते टाइम, तो इसने तेल भेजना बंद कर दिया वहाँ पर। ये सुना है मैंने, कहानी बहुत अच्छी फेमस कहानी है ये, कि जो निज़ामुद्दीन औलिया साहब थे उन्होंने चिराग के अंदर पानी डाला और बत्ती लगाई, उन्होंने जो चिराग था पानी से जला डाला उन्होंने, मतलब पानी से ही चिराग जलने लग गया यहाँ पर। ये स्टोरी है, बहुत फेमस स्टोरी है यहाँ पर। तो जैसे तुगलक ने कहा भैया मैं आ रहा हूँ, अब मैं आपको शहीद करूँगा और जो पैसे हैं मेरे आपसे वसूल करूँगा यहाँ पर। तो इस बात पर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा कि भाई दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली भी दूर है, और दिल्ली आखिर में उसके लिए दूर ही रहेगा कि दिल्ली में वो इंटर भी नहीं हो पाया, दिल्ली के बाहर के रीजन में ही उसके ख़ुद के बेटे ने उसको मरवा दिया, चाहे वो ऐसा इंसिडेंट करा हो उसने। दिल्ली में 7 शहर बसे, ठीक है, जैसे कि आप जानते होंगे, किला राय पिथौड़ा है, लाल कोट है, तुगलकाबाद है, दौलताबाद है, ठीक है, नई दिल्ली है, पुरानी दिल्ली है, यहाँ पर सीरी फोर्ट है, यहाँ पर जहाँपना है। तो ये सारे दिल्ली के अंदर 7 शहर बसे थे यहाँ पर। ठीक है, अमीर खुसरो के बारे में क्या लिखते हैं तुगलकनामा के अंदर, क्या है कि ये इनके कंटेम्प्रेरी कौन थे, सूफी सेंट थे। अमीर खुसरो ख़ुद कौन है यहाँ पर, इस पेंटिंग के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर खैर जैसे सूफीज़ के अंदर पेंटिंग का इस्तेमाल नहीं करते, पर ये इलस्ट्रेशन बनाई गई है एक कि ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया है, ये इनको प्रीच कर रहे हैं। और ये जो है ये एक तरह से ये देखा आप,
ये जो इंस्ट्रूमेंट देखेंगे इससे आप लगा सकते हैं यही अमीर खुसरो है। यह है निज़ामुद्दीन औलिया का पोर्ट्रेट बना रखा है, हालांकि बनाना मना है इस्लाम के अंदर ऐसे पोर्ट्रेट। तो अब अमीर खुसरो कौन है? ये इनके क्या है, शागिर्द है, मतलब मुरीद भी हैं यहाँ पर, और खलीफा भी माना जाता है इनको, इनका आपका, ठीक है। तो ये इनके कंटेम्प्रेरी थे। और जो बताया मैंने आपको कहानी कि भाई दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली दूर रहेगा, वो बेचारा बाहर मर गया दिल्ली के बाहर, ठीक है। इसने बहुत सारे यहाँ पर काम करे अपनी जो राज्य था उसको इस्टेब्लिश करने के लिए, मजबूत करने के लिए, और जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर इसकी जो गिरफ्त है बहुत मजबूत है, उसके लिए बहुत सारे इन्हें काम करे। तो पहले इसने क्या काम करा, दरबार के जो नोबेलिटीज़ थी तुर्किश, उनको इन्होंने करा साइड में, और जो पूजा से अफगान थे उनको भी साइड करा, जो पूजा से इंडियन थे उनको हटाकर इनने लगाए मुल्तानी। मुल्तानी कहाँ के हैं? जो ये पाकिस्तान का जो लगता है मुल्तान, वहाँ के लोगों को लेकर आया ये अपने साथ में, ठीक है। पता चलता है हमें इसके दीपालपुर पंजाब से कि भाई ये जो इन्होंने काम करवाए वहाँ पर कितनी पावर इसके हाथ में थी। अब ये इतना पावरफुल कैसे हो गया, ये बात भी सवाल उठता है यहाँ पर। बिकॉज हम देखते हैं कि गवर्नर ऑफ पंजाब था। अब पंजाब के ऊपर मंगोल्स बार बार हमला करते थे, सिंह पंजाब के ऊपर। तो पंजाब और मंगोल का जो गवर्नर है उसके लिए यहाँ पर अपने आप में काफ़ी हद तक ऑटोनोमस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और एक बड़ी फौज उसके पास, स्टैंडिंग आर्मी होनी ज़रूरी थी, वो इसके पास थी वाकई में। और जो अलाउद्दीन खिलजी टाइम में ही इसको इतनी बड़ी फौज मिलती थी यहाँ से, तो ये इसलिए पावरफुल रहा था, ये इतने करा कूप और बन गया बादशाह ये सुल्तान। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। क्या क्या करा इसने काम, बहुत सारे इनने काम करे। जस्टिस है, मॉडरेशन का काम करा इसने, लैंड रेवेन्यू के बारे में इनने काम शुरू करा, ऑर्गेनाइज करा इसको कि भाई नपत होगी, पैसा उसके हिसाब से आएगा, और कोई ऐसा रीजन मुश्किल से ना हो कि जहाँ पर टैक्स ना लगे, चाहे ज़मीन कल्टीवेटेड हो ना हो। और यही चीज़ जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो तो उसी लागू करेगा इस चीज़ को बहुत ज़्यादा यहाँ पर, ठीक है। कल्टीवेशन वर ट्रीटेड वेल, ये जो खेती है उसको ट्रीटेड करा सही से इन्होंने भैया, बहुत सारे काम करे, पनिशमेंट करी अपने ऑफिशियल को कि जो काम जैसे खेती है, खेती की नहरें खुदवाना, कुएँ खुदवाना, यहाँ पर ये काम तुम करवा के दोगे, बीज दोगे इनको, खेती करने के बीज मिल सके आसानी से यहाँ पर, ऐसा नहीं होता तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। और टैक्सेस आपको सही से कलेक्ट करने हैं, टैक्सेस के अंदर आपको करप्शन बिल्कुल नहीं करना, करप्शन करने पर भी आपको यहाँ पर पनिश किया जाएगा यहाँ पर। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस बनाया इन्होंने अलग से, डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस बनाया कि एफिशिएंसी रहे यहाँ पर, कि जो सारा काम है वो आर्मी को नहीं करना पड़े, जो आर्मी से जुड़े हुए ऑफिसर हैं उनको ना करना पड़े, अलग से काम आसानी से हो जाए यहाँ पर, ठीक है। और जितना मुमकिन हो सका इन्होंने क्या करा, सिक्योरिटी कंप्लीट करनी चाहिए अपने फार जो एम्पायर है उसके पार्ट तक भी, क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी थे उनका जो सिस्टम था बहुत अलग था कि भैया आप राज करो, राज करते रहो, मैं साथ में साल के अंदर एक बार बस आप में भेजा लो ख़जाना जो हमारा हिस्सा बनता है। इन्होंने कहा भैया हम खुद ही कर लेंगे, आप बैठ जाओ साइड में, हो गया अब, ठीक है। फाइनेंस कॉन्स्टिट्यूशन जो थी इन्होंने उसको बढ़ाई, चेंजेस करी यहाँ पर। जो टैक्सेस सिस्टम थे उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करा इन्होंने कि टैक्स कैसे लिया जाएगा, कितना टैक्स लिया जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बर्नी, ये भी क्या है यहाँ पर हिस्टोरियन है एज वेल एज ट्रेवलर जो इंडिया के अंदर आए थे घूमने के लिए, तो लिखते हैं कि भैया पीपल, यहाँ पर क्या है, द किंग बिलीव दैट पीपल शुड बी टैक्सड सो दैट दे आर नॉट ब्लाइंडेड विद द वेल्थ एंड थस बिकम डिसकॉन्टेंट एंड रिबिलियस। यहाँ पर क्या कहते हैं, बर्नी के जो सुल्तान है उसकी थिंकिंग यहाँ पर ये थी कि जनता पे टैक्स होने चाहिए, यहाँ पर इतने टैक्स कम से कम जनता के ऊपर हों कि वो अपने आप में ऑटोनोमस ना बन पाए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है, और वो पावरफुल ना हो। अगर वो पावरफुल होंगे, पैसा उनके पास होगा, तो वो स्टैंडिंग आर्मी खड़ी कर सकते हैं अपनी, या सुल्तान के खिलाफ बगावत कर सकते हैं किसी तरीके से। तो ऐसा ना हो तो इसलिए ज़रूरी है कि भैया उनके पास टैक्स लगे जनता के ऊपर। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कहते हैं कि भैया हैवी टैक्स इसलिए लगाते हैं कि रिड्यूस पॉवर्टी, ठीक है, कि जो गरीबी है उसको दूर किया जाए यहाँ पर, और जो दूसरे जो गरीब जनता है उसकी ज़रूरतों को पूरा यहाँ पर किया जा सके यहाँ पर। एज वेल एज जो अलाउद्दीन है उन्होंने जो कम्युनिकेशन मेथड है उसको इम्प्रूव बहुत ज़्यादा करा इन्होंने। कैसे करा, सड़कें बनवाई, और आप देखेंगे कि कुछ
इन्होंने कुछ कोस के ऊपर खानकाहें बनवाना, ये काम इन्होंने भी करवाया, और जो इनके बेटे हैं मोहम्मद बिन तुगलक को भी करवाते हैं यहाँ पर। अब देन हम देखते हैं जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं उन्होंने क्या कहा, उनका रेन कैसे आता है यहाँ पर। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बता दिया, उनकी मौत कैसे हुई थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक बन जाते हैं यहाँ पर दिल्ली के बादशाह, सुल्तान बनते हैं यहाँ पर। फ़खरुद्दीन मलिक इनका नाम असल में यहाँ पर होता है, जूना खान या फिर उलुग खान, जूना खान इनको बोलते हैं, उलुग खान तो दूसरे नहीं है, ओ उलुग खान इनका ही नाम है, सॉरी। फ़खरुद्दीन जूना खान उर्फ उलुग खान, और जो इनका यहाँ पर टाइटल, जो नेम अपना नाम लेते हैं, अज्यूम करते हैं, टाइटल ये होता है मोहम्मद बिन तुगलक। इन 1325 बिकम द सुल्तान ऑफ दिल्ली एंड he was one of the most knowledgeable scholar of his time. He spoke Arabic, Persian, and as was well versed in philosophy, astronomy, logic, mathematics, and physics, science. आपने कभी सुना होगा मोहम्मद बिन तुगलक जो था सबसे ज़्यादा पागल जहाँ सुल्तान था यहाँ पर, मगर आप क्या पढ़ना है इसके अंदर कि ये क्या है, सबसे नॉलेजेबल स्कॉलर था एट दैट टाइम, अपने राज के टाइम सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान था ये। इसी वजह से इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, मगर इनके जितने भी एक्सपेरिमेंट थे वो सारे के सारे फेल ही हो गए यहाँ पर। अब वजह क्या थी यहाँ पर, जिस टाइम उन्होंने अपने जो चीज़ों को उन्होंने इम्प्लीमेंट करना चाहा, वो मान लीजिए आने वाले 100 साल बाद होनी चाहिए थी, वो उस टाइम की नहीं, सूटेबल टाइम उस टाइम नहीं था। और कुछ चीज़ें इन्होंने जो लगाई, इम्प्लीमेंट करी, वो हो सकती थी उस टाइम, मगर जो कुदरत उसने साथ नहीं दिया, कुदरत ने उनका, ये हम बोल सकते हैं यहाँ पर। और ये पढ़े लिखे इंसान थे, क्योंकि जो इनके हम जानते हैं फादर थे वो गवर्नर थे, तो पैसा अच्छा खासा था, तो उनको एजुकेशन दिल्ली के अंदर ही मिली थी अच्छी खासी यहाँ पर, ठीक है। तो इस पर उन्होंने क्या काम करा कि भाई इन्होंने कहा कि जो हमारे जो नेबर्स हैं, फॉरेनर्स हैं, उनसे हमें यहाँ पर पीसफुल गुड रिलेशन बनाने ज़रूरी है, ठीक है। तो क्या होता है कि चाइनीज़ रूलर जो होते हैं उनको ये एनवॉय भेजते हैं, एक खाने जो होती हैं यहाँ पर, जो ये मुग़ल जो खाने थे उनको एनवॉय वगैरह भेजते हैं, ठीक है। इसी बीच क्या होता है यहाँ पर, तोगन तिमूर, अब ये वो नहीं है तैमूर लंग, दूसरा है यहाँ पर। ये क्या है यहाँ पर, जैसे हम बोलते हैं बुद्धिस्ट हैं ये रूलर जो है यहाँ पर, तो ये डिमांड करते हैं इनसे कि ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को बनाना चाहते हैं यहाँ पर, जो हिमालय रीजन के अंदर डिस्ट्रॉय हो गई थी बीच में, जब कैंपेन वगैरह हुए होंगे कभी, ठीक है। तो जो यहाँ पर सुल्तान है उस टाइम तक यहाँ पे क्या होता है, जो इब्न बतूता होता है वो तुगलकाबाद में अंदर आ जाते हैं, तुगलकाबाद में आके रहते हैं, जानते हैं, देखते हैं जगहों के बारे में। और जो मोहम्मद बिन तुगलक होते हैं वो इनसे बड़े इम्प्रेस्ड होते हैं यहाँ पर। जब ये इम्प्रेस हो जाते हैं तो इनका कुछ दिमाग ही इस तरह का था कि ये दोस्ती वाला काम दोस्ती करते थे, काम बहुत सारे कामों को, तो ये पकड़ लेते हैं, जो भी बतूता होते हैं इनको कि भाई तुम मेरे कादी बनोगे। वो मना करता है इस बात को, जेल में डालते हैं बेचारे को, बाद में उसको माफ़ करते हैं, छोड़ डालते हैं, फिर भेज डालते हैं कहाँ पर, चाइना में बात करने के लिए, किसके पास, जो एम्परर है उसके पास, कि हाँ भाई हम राज़ी हैं आपकी जो बात है उसको मानने के लिए, ठीक है। जब ये आपस आते हैं तो इनके अख्तिलाफ़ात फिर से हो जाते हैं मोहम्मद बिन तुगलक से, बेचारा फिर जेल में पहुँच जाते हैं ये। फिर ये बच के भागते हैं अपने मोरक्को जहाँ से ये आए थे वापस वहाँ पर, और ये फिर किताब लिखते हैं रिहिला, जिससे हमें एक ही सोर्स है मोहम्मद जो तुगलक डायनेस्टी है उसके बारे में, ठीक है। ये इनकी बुक का नाम मैंने लिखा है इसमें, मैं लिखना भूल गया, रिहिला, ठीक है, रहला बोलते हैं वैसे, रिहिला नाम है इसका। अब यहाँ पे फिलहाल तो उन्होंने जो पीसफुल रिलेशन है वो कायम कर ली है, जो इन्होंने कहा कि भैया मोनेस्ट्री बनवाऊंगा, उन्होंने रजामंद होगा इस चीज़ के ऊपर। तो उन्होंने कुछ काम अपने रेन के अंदर, अपने जो शासनकाल है उसमें ऐसे करे जिस वजह से दुनिया इनको आखिर में पागल कहती है कि ये पागल सुल्तान था। हालांकि ये बेचारा पागल नहीं था, वो दिमागदार बहुत था, वह दिमागदारी उसने गलत जगह इस्तेमाल कर ली अपनी, या वही बात कह सकते हैं किस्मत ने साथ नहीं दिया उसका, उन्होंने कोशिश तो अच्छी करी, यहाँ पर करप्शन भी साथ में था, इसकी वजह से ऐसा काम हो नहीं पाया यहाँ पर। तो पहला काम तो इसने सबसे बड़ा जो करा, जिसमें इसको मिस्टेक कही गई कि 1327 के अंदर इन्होंने ट्रांसफ़र कर डाली अपनी कैपिटल। इनकी कैपिटल कहाँ पर थी, इनकी कैपिटल तुगलकाबाद में, ठीक है। तो तुगलकाबाद से अपनी कैपिटल को उठा के ये कहाँ पे ले गए, ट्रांसफ़र कर दिए इन्होंने दौलताबाद में।
इन्होंने वही कैपिटल ट्रांसफ़र कर दी, कोई दिक्कत नहीं थी। मगर दिक्कत जो यहाँ पर हुई वो ये हुई कि भाई इन्होंने अपनी जो जनता थी, सिटीजन्स थे, जो नोबेल्टीज़ थी, दरबारी थे, ट्रेडर्स थे, सबसे कहा भाई चलो तुगलकाबाद महाशय बसाएंगे अपना हम। तो तुगलकाबाद कहाँ पर, जो देवगिरी है वहाँ पर तुगलकाबाद बसाया था उन्होंने अपना शहर। ठीक है, उसके आसपास जो महाराष्ट्र का जो रीजन लगता है लॉरेंस जाकर, और तो वहाँ पे उन्होंने बसाया था अपना शहर तुगलकाबाद। अब बस दौलताबाद। अब दौलताबाद उन्होंने बनाया किस लिए था, कुछ रीजन्स थे यहाँ पर। ठीक है, सेवरल रीजन्स थे यहाँ पर कि उन्होंने ये स्टेप उठाया था। क्या था, द सुल्तान से एम्पायर हैड स्प्रेड थ्रू आउट इंडियन टेरिटरीज। सुल्तान का जो एम्पायर था वो दिल्ली हिंदुस्तान के अंदर बहुत जगह फैल चुका था। सो इनको चाहिए थी जगह क्या पे, जो सेंट्रल लोकेशन हो बिल्कुल। कितना बड़ा एम्पायर है इनका, तो इनको जगह चाहिए सेंटर में। अब देखिए जो जगह है, हम मैप में देखें, यहाँ से अगर हम देखें तो दौलताबाद ही कुछ हद तक, या फिर जगह तो वैसे बनती ही वाली है, दौलताबाद भी काफ़ी हद तक क्या है कि सेंट्रलाइज बन जाता है यहाँ पर, कि दिल्ली तो यहाँ पर है कि मंगोल अटैक कर डालेंगे, सेंटर में भी नहीं है, और यहाँ से क्या है हम यहाँ पर हर जगह निगाह रख पाएंगे आसानी से। थिंकिंग अच्छी थी, काम भी अच्छा था, मगर जो उन्होंने दोस्ती करी ना लोगों से वो गड़बड़ हो गई यहाँ पर इनसे। इन्होंने कहा जनता से कि भाई सब जनता जितनी भी है, दरबार है, ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, यहाँ पर जो है फौज है पूरी की पूरी, शहर को खाली कर दो और चलो सीधे दौलताबाद में। इसके लिए इन्होंने बाकायदा पूरा का पूरा दिल्ली से लेकर दौलताबाद तक इन्होंने एक हाईवे बनवाया। हाईवे के दोनों तरफ पेड़ पौधे लगवाए गए, पक्की सड़क बनवाई गई थी हाईवे की बाकायदा, और कुछ कोस के ऊपर इन्होंने बनवाए दावत खाने और रेन बसेरे, खानखाहों के अंदर सूफियों को अपॉइंट करा कि वो जब जनता वहाँ पहुँचेगी थकी हारी होगी तो वो उनको प्रीच वगैरह करेंगे, समझाएंगे, बुझाएंगे। ऐसा ना करने पे उनको धमकी दी गई, आपको मर्डर कर दिया जाएगा आपका यहाँ पर। तो ये सब कुछ काम होता रहा, मगर उस टाइम इतना आसान नहीं था। दिल्ली से दौलताबाद जो है करीबन 150 किलोमीटर दूर है। तो उस टाइम क्या था भैया, हवाई जहाज़ नहीं था, रेलगाड़ी भी नहीं थी, और थी क्या, बैलगाड़ी मुश्किल से, वो भी सबके पास मुयस्सर नहीं थी। तो कुछ लोग पैदल गए वहाँ से, जो लोग पैदल गए उनमें से बहुत से लोग रास्ते में दम तोड़ गए, मर गए। कई लाख लोग गए थे दिल्ली से बाहर, और दिल्ली को इन्होंने ऐसा कर दिया था उस टाइम उजाड़। इस बारे में जो इब्न बतूता हैं वो लिखते हैं कि दिल्ली में देखने को एक बिल्ली कुत्ता भी नहीं था। दिल्ली का ये हाल इन्होंने कर दिया तुगलकाबाद का बिल्कुल उस टाइम, कि बिल्कुल उठा के ऐसे सब कुछ ले गए यहाँ पर। दूसरा जो रीज़न था इनका क्या था भाई, यहाँ पर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ साउथ रिक्वायर्ड मोर अटेंशन देन द नॉर्थ। दूसरा रीज़न कि जो साउथ में हमारी जो एम्पायर है उसको इस्टेब्लिश कर रहे हैं हम, उसके लिए ज़रूरी है कि हम साउथ के पास ही हों, कि जल्दी से हमारी आदमी पहुँच के एकदम से एक्शन ले सकें यहाँ पर। ठीक है, तीसरा रीज़न यहाँ पे क्या था कि डिज़ायर टू कीप कैपिटल अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम मंगोल इन्वेजन। मंगोल से बचने के लिए इन्होंने कहा कि भाई दिल्ली थोड़ी सी दूर होनी चाहिए, मंगोल बार बार हमला कर रहे हैं यहाँ पर, इससे बचाव हो जाएगा। तीसरा रीज़न यहाँ पर इनका रहा। यहाँ पर रीज़न नंबर 4 क्या रहा यहाँ पर, कि टेम्पटेशन ऑफ वेल्थ इन साउथ, के साउथ के अंदर बहुत अच्छी आमदनी है और बहुत साउथ के अंदर पैसा है यहाँ पर। 5 रीज़न क्या था यहाँ पर, कि इस्लामिज़म करेंगे यहाँ का, जो हिंदू लोग हैं वहाँ पर, जो मुस्लिम लोग हैं उनकी प्रोटेक्शन करेंगे, और हो सके तो लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, भाई मुसलमान बन जाएंगे, यहाँ पर जो कल्चर है उसको फॉलो करवाएंगे उन लोगों से थोड़ा बहुत। अब यहाँ पर प्रॉब्लम जो आई, प्लानिंग काफ़ी हद तक बेहतर भी थी, अच्छी भी थी, यहाँ पर उन्होंने सोचा, उन्होंने काफ़ी हद तक सही था, मगर जो कॉमन लोग थे वो प्रिपेयर्ड नहीं थे भाई रिलोकेट होने के लिए, कि हम क्यों जाएँ, जन्नत तो वहाँ पर भी होगी, अब जो लोग हैं वहाँ पर बैठ जाओ, वहाँ पर दरबार लग जाएगा आपको। उन्होंने कहा नहीं, तुम ही चलोगे साथ में मेरे दरबार में, कवि हो, बावर्ची हो, धोबी हो, मोची हो, हर किसी को उठा के बंदा ले गया दौलताबाद में ही है, और रास्ते के अंदर कई लाख लोग मर गए, जनता कम हो गई, आबादी। जब ये दौलताबाद पहुँचे तो वहाँ पड़ गया वाटर क्राइसिस, बहुत बड़ा वाटर क्राइसिस। क्या, पीने का पानी ही नहीं था वहाँ पर। बाकायदा उन्होंने शहर बनवाया, शहर में कॉन्टेनमेंट बनी अपनी, कि जहाँ पर आर्मी अलग रुकेगी, गैरिसन बने, सामान खा जाएगा आर्मी का, महल अलग था वहाँ पर, और जो जनता थी उनको उनकी जो
ओहदे हैं उनके हिसाब से घर दिए गए बाकायदा। नोबेल्टी के लिए अलग घर, जो आम जनता है उसके लिए अलग घर, बाज़ार बनाया गया, वहाँ पर सब कुछ बनाया गया। मगर जब पानी की कमी हुई वो फेलियर हो गया, वैसे यहाँ पर इनको लौटना पड़ा। और दूसरा कारण यहाँ पे क्या था कि भाई जनता आती नहीं थी, तो ये रीज़न प्रॉब्लम रही। और जो दिल्ली जो है ना, दिल्ली अलग ही चीज़ है। दिल्ली के मामला बिल्कुल अलग है कि दिल्ली में क्या था, ट्रेड का बहुत बड़ा हब था उस टाइम। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे इनको बाद में क्या दिखाई दी कि जब वो भाग कर आ गए तो मंगोल पंजाब से अंदर तक घुस गया है यहाँ पे। तो इनको डर लगा कि भैया वो तो घुस रहा है अंदर आकर, अब तो दिल्ली जो है वो छूट जाएगी, जो एक तो मैं छोड़कर आया ही हूँ वो और छूट जाएगी मेरे हाथ से। तो वो वापस भागे बचाने के दिल्ली को यहाँ से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनका जो प्लान था वो फेल हो गया। दूसरा जो इन्होंने गड़बड़ करी, जो मजाक बनता है इनका इस बात पे, यहाँ पे जो उन्होंने काम करने, ये एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने इम्प्लीमेंट करा था, अगर काम चल जाता अच्छा भी था और ये बुराई नहीं थी इसके अंदर। खैर, ये है इशुएंस ऑफ कॉइन्स। इस फोटो में देख सकते हैं कि जो जनता है वो सिक्के डाल के जा रही है इनके सामने। अब वो क्या हो रहा है यहाँ पर, इन्होंने टोकन करेंसी का यहाँ पे क्या कहता है इंट्रोडक्शन कराया, जनता के सामने इनको इंट्रोड्यूस कराया। जैसे कि हम देखते हैं आज के टाइम में 100 रुपये का नोट है, ठीक है, जिस कागज़ के ऊपर बना है वो जिस प्रोसेस से होकर वो आया है, तो वो उसकी कीमत उसमें 100 रुपये खर्च का भी नहीं होते। आप जानते ही हैं, ज़्यादा 2 रुपये 3 रुपये या 5 रुपये खर्च होंगे बनने के कागज़ में, ज़्यादा 7 रुपये खर्च हो जाते हैं, इससे ज़्यादा कोई पैसा खर्च नहीं होता। 2000 का नोट भी मेरे ख्याल से जो 7 रुपये तक का बन जाता है, या 12, मतलब इससे ज़्यादा महंगा नहीं होता। मगर चलता कितने का है वो, 2000 रुपये का। वजह क्या है कि जो सरकार होती है वो कहती है कि भाई हम दे रहे हैं ना आपको गारंटी, ये नोट 2000 का है, ये नोट 100 रुपये का है आपके लिए। तो तुगलक ने भी यही कहा कि जो आपके पास चांदी के जो सोने के सिक्के हैं ना, वो आप हमें दे डालिए आपस प्लीज़। वजह क्या थी यहाँ पर, अब वजह जो मैंने लिखी थी यहाँ पे मेरे ख्याल से वो डिलीट हुआ क्या नहीं है, हाँ डिलीट हुआ शायद, मैं लिखना डिलीट हो गई यहाँ पे से, मैंने लिखा था। अब यहाँ वजह क्या थी कि दुनिया के अंदर उस टाइम में जो चांदी थी, चलते थे सिक्के चांदी के, वहाँ पर चांदी की या फिर सोने के सिक्के चलते थे, उस टाइम जो चांदी की कीमत थी वो बढ़ गई थी। चांदी मतलब मिलने में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। तो जो हम कहते हैं मिंट होती है यहाँ पर, जब सिक्के ढलते हैं वहाँ पे, तो वहाँ सिक्के ढलने में होती प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा। और दूसरी चीज़ जो बताते हैं हिस्टोरियन, वो प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि जो ये सिक्के हैं, हाँ मैंने ये लिखा तो है, मैं भूल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, जो सिक्के थे वो जो सुल्तान था वो बहुत ज़्यादा क्या करता था भाई, यहाँ पर बार बार भेजना किसको, जो ये दूसरे लोग हैं, यहाँ पर मैंने लिखा था, काफ़ी आगे लिखा है थोड़ा सा मैंने, कि जो चाइनीज़ में जो मंगोल्स थे उनसे बचने की नहीं, कि हमला ना करें, फ्रेंड रिलेशनशिप रहेंगे हमारे, बदले में कुछ दे डालेंगे इनको हमें, तो हर पास सोने के चांदी के सिक्के देने से इसका हो गया था खजाना खाली। तो बेचारे ने क्या सोचा कि भैया अब हम खिलाएंगे यहाँ पर टोकन करेंसी, यानी कि मतलब सिंबल करेंसी होगी, और इसके लिए इन्होंने 2 यहाँ पर जो हमका मटेरियल है उसका इस्तेमाल करा। पहला था यहाँ पे कॉपर, जिसका सिक्का कहलाया यहाँ पे जीतल, जो कि पैसा हुआ करता था उस टाइम का। दूसरा था यहाँ पे ब्रास का, जो कहलाया यहाँ पे टंका, जो कि रुपए के बराबर था। अब मतलब डिफरेंट साइज़ के यहाँ पर सिक्के थे। और ऐसा एक्सपेरिमेंट पहले भी हो चुका था यहाँ पर चाइना में, कुबलाई खान ने कहा था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या थी, पेपर बेस्ड करेंसी थी। और इल खान ने भी कहा था ईरान के अंदर, किससे, टोकन करेंसी से। हालांकि ये दोनों ही फेल चुके थे, और यूरोप के अंदर ऐसा भी हुआ नहीं था, ये सिर्फ जो एशिया है वहाँ पर चल रहा था ऐसा, ठीक है। तो सुल्तान इसको शायद को इसको इम्प्लीमेंट कर डालते हैं और ये हो जाता है फेल। अब ये फेल कैसे होता है, कुछ हिस्टोरियन बताते हैं इस बारे में, जैसे कि हिस्टोरियन ईश्वरी प्रसाद कहते हैं यहाँ पर कि जो कॉइन्स थे उनके डिफरेंट साइज़ थे, डिफरेंट शेप थी। जो आज के टाइम में आप देखते हैं जो सिक्के होते हैं वो गोल्ड सिक्के होते हैं, सीधी सी बात है, मगर साइज़ छोटा बड़ा उनमें बाकायदा होता है। अगर आप देखेंगे एक सिक्का 1 रुपये का वो छोटा है, मैं सिक्का 2 रुपये का है तो वो बड़ा है, यहाँ पर 10 का सिक्का है तो वो बड़ा तो नहीं है, मगर सॉरी यहाँ पर क्या है कि बीच में थोड़ा सा वो अलग है, और जो साइडें हैं उसकी थोड़ी गोल्डन टाइप की हो जाती है यहाँ पर।
हालांकि बनने में इतना खर्चा नहीं आता, मगर जो उसकी कीमत है, सरकार ने कहा कि 10 का सिक्का है तो हम उस बात को मानते हैं कि सरकार गारंटी दे रही है हमें इस चीज़ की। तो जो ये सिक्के छोटे बड़े सिक्के थे, डिफरेंट साइज़ के थे, इसको ढालना मुश्किल हो गया था। अब इससे क्या हो गया, जब ये मुश्किल ढालने में वो जो परफेक्शन थी आर्टिस्टिक, वो लॉस्ट हो गई। ठीक है, सिक्के कहीं टेढ़े बनते, कहीं छोटे मोटे बन जाते सिक्के। ये चीज़ देख के भैया लोगों ने देखा कि भैया कोई परफेक्शन तो है नहीं। और दूसरी प्रॉब्लम पता क्या थी, कि रॉयल स्टैंप नहीं थी उनके ऊपर। जो सोने के सिक्के थे, जो चांदी के सिक्के थे, उनके ऊपर सोने की स्टैंप होती थी एक, कि सोना से जो सोने ठप्प मारते थे उसके ऊपर कि भैया बादशाह की मोहर है यहाँ पर। अब इनमें ऐसा था नहीं, इनमें पर्शियन और अरबिक से इंस्क्रिप्शन लिखी हुई थी बस। अब ये जो इंस्क्रिप्शन थी, ये तो लोग भी लिख सकते थे अपने घर के अंदर। तो लोगों ने क्या करा, जो चांदी के और जो सोने के सिक्के थे, कि भाई कुछ गड़बड़ ना हो जाए कभी, कि पैसा जैसे कभी होता है, सुनने में आया था एक बार कि डिमोनेटाइजेशन हो गया है, तो लोगों ने पैसे निकालना शुरू करा बैंक से, भैया कुछ गड़बड़ ना हो, पैसा हमारे पास रहेगा तो सेफ रहेगा, बचा रहेगा पास। तो लोगों ने क्या करा, भैया चांदी के जो लोहे जो सोने के सिक्के थे उनको रख लिया अपने पास, जो बर्तन थे उनके पास उनको घुला के उन्होंने गला कर सिक्के बनाना शुरू कर डाले अपने घर के अंदर। जब ये फिनिश नहीं थे अपने आप में, चाहे सिक्के टेढ़े मेढ़े बने चाहे छोटे बड़े बने, कोई दिक्कत नहीं है। और जो छपाई जो है वो भी कर डाले, लोगों ने छपाई कर दी। तो यहाँ पर पहचानना मुश्किल हो गया कि कौन सा सिक्का नया असली है, कौन सा सिक्का यहाँ पर नकली है। तो आखिरकार हुआ क्या, और एक चीज़ और करी लोगों ने, लोग बहुत चालाक थे यहाँ पर। और साथ साथ जो दरबारी थे या फिर जो ज़मींदार थे, उन्होंने क्या करा, जो जनता थी उससे वो सिक्के लेते कि इसमें सोने में या करेंसी में चांदी में टैक्स के तौर पर, और ख़ुद क्या करते, जो सिक्के थे कॉपर के और उसके ब्रास के, वो देते ख़जाने के अंदर। अब जब मोहम्मद बिन तुगलक था, उसका मानना ये था कि भाई जब ख़जाना आएगा ना तो वो चांदी और सोने के अंदर आया करेगा। वो ऐसा हुआ नहीं, जब चांदी सोना उनके पास आए तो वो देंगे कहाँ से सामने वाले को, जो मंगोल से उनको बचाव रखने के लिए अपना। तो बेचारे को आखिरकार उसने कुछ टाइम पहले इसने इम्प्लीमेंट करा था यहाँ पर, और लगभग उसको 3 से 4 साल के अंदर बंद करना पड़ गया इस चीज़ को। तो ये इसके साथ बुराई हुई यहाँ पर। अब इसका बदला चुकाने के लिए, मतलब जो ये खर्चे हो गए थे यहाँ पर, इसको उन्हें कवर करने के लिए उसने करा क्या यहाँ पर, कि दुआब का जो रीजन है, जो यमुना है और जो गंगा है, जो बैकी जो निकल रही है, ये जो रीजन आता है, इस पे फर्टाइल लैंड था उसको लगा भैया, उनने लगा दिया डबल टैक्स। बर्नी इस बारे में कहते हैं कि भैया यहाँ पर कहाँ है, मैं लिखा है, बर्नी कहते हैं कि भैया 10 से 20 बार तक टैक्स को बढ़ाया गया। इतना ज़्यादा टैक्स लगाया गया कि जो ख़जाना खाली हो गया उसको भरना तो वापस है ही, चाहे कुछ भी कर लो। इससे क्या रिजल्ट हुआ कि भैया जो टैक्स है इतना ज़्यादा हो गया कि किसानों ने टैक्स पे करने की बजाय जंगलों में भाग जाना ही बेहतर समझा, और जो लूट मार करनी शुरू कर जिन्होंने हाईवे के ऊपर, ठीक है, और जो खेत हैं उनको छोड़ दिया खाली बिल्कुल यहाँ पर। बहुत ज़्यादा फिर क्या हुआ यहाँ पर, जो टैक्स कलेक्टर थे लोगों को मारते थे, छीनते थे पैसा, उनसे पैसे लेने लग गए यहाँ पर। और इससे यहाँ पर क्या हुआ कि जो जनता थी, जो पीजेंट्स थे, उन्होंने क्या कर डाला यहाँ पर, रिवोल्ट, यहाँ पर रिवोल्ट कर डाला उन्होंने। क्यों करा, रीज़न क्या था यहाँ पर, रीज़न यहाँ पर दरअसल ये था कि जिस टाइम उन्होंने जो टैक्स को इंक्रीज़ करा था, उस टाइम दोआब रीजन के अंदर पानी की कमी के चलते यहाँ पर लग गया था फेमाइन। फेमाइन मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पर बाढ़, वो अकाल, बाढ़ नहीं अकाल, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सुल्तान ने जो जनता थी उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर उन्होंने लोन शुरू करे, तकवी लोन, जो कि कल्टिवेटेड लोन थे, मतलब कल्टीवेशन के लिए लोन थे कि भैया आप ख़जाने के से पैसा लेंगे, अच्छे बीज आपको मिलेंगे, जिससे आपकी खेती अच्छी होगी, रेवेन्यू बढ़ेगा आपका, तो हम आपकी हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर। इसके लिए दूसरा काम जो उन्होंने करा, वो करा उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को इन्होंने इस्टेब्लिश करा अलग से, जिसका नाम उन्होंने रखा दीवाने कोही। और जो इसका इन्होंने मिनिस्टर अपॉइंट करा, अमीर कोही कहा गया इसको। और उसके अंदर जो गोल था, वो गोल ये था कि जो ज़मीन है उसमें से जंगल को काट के खेती लायक ज़मीन बढ़ाई जाए, ठीक है। इसके लिए अगर वही गवर्नमेंट ने 3 लाख रुपए
1 लाख रुपये उन्होंने खर्च करे 3 साल के अंदर अंदर। उस ज़माने के लिए भैया 1 लाख रुपये बहुत बड़ी बात थी, चाहे आज ना हो भले से। तो 1 लाख रुपये उन्होंने खर्च करे, नहरें खुदवाई उन्होंने, जंगल कटवाए, कुएँ खुदवाए, बांध बनवाए, बहुत काम करा यहाँ पर। मगर क्या हुआ कि कुछ भी स्कीम का फ़ायदा नहीं हुआ। स्कीम वॉज अबेंडन आफ्टर 3 ईयर। जो हालत थी उसकी वैसी की वैसे ही रही यहाँ पर। क्या वजह थी यहाँ पर? जो करप्शन था ऑफिसर्स का। ऑफिसर्स ने पैसे तो खा लिए, काम करवाया नहीं। अब नहर खुदवानी है गहरी और दूर तक लंबी चौड़ी हो, वो खुदवाई नहीं उन्होंने बिल्कुल भी इस तरह से। कुआँ नहीं खुदवाया उन्होंने, क्या सही से बीज सही से सड़े हुए दे डाले उनको, कि बीज सही नहीं दिए, सड़े हुए बीज दे डाले उनको यहाँ पर। और जो लैंड उन्होंने चुना था खेती करने के लिए ऑफिसर्स ने, वो लैंड ऐसा नहीं था कि वो उस पर खेती की जा सके, अच्छी खेती हो पाए। मतलब ज़मीन चुनी तो रेतीली ज़मीन चुन दी यहाँ पर। तो इससे क्या हो भैया, जो गवर्नमेंट का जो मानना था वो तो बेचारों को हो ही नहीं पाया यहाँ पर। ठीक है। दूसरी जो बात बताई जाती है, जो हिस्टोरियन मानते हैं कि जो उन पे खर्चा पड़ा, भारी लोड पड़ा पे खर्चे का, वो पड़ा कैसे कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था, उसकी जो इच्छा थी, उसकी इच्छा ये थी कि वो जो पहाड़ियाँ हिमालय की उनको पार करके जो हिंदू कुश से घूमते हुए जाके चाइना पे हमला करेगा। जो ये चगताई खाने थे, इल खानेट के जरा बराबर जो 3 खानेट है, खान जो भी हैं, इन पे हमला करेगा, इनको ख़त्म करेगा। इन्होंने परेशान कर रखा है इसको। दूसरा कि 3,70,000 की इन्होंने फ़ौज इकट्ठी करी। कोरासान है, ट्रांस ऑक्सानिया है, मतलब इन खानेट जो है, जो रीजन है यहाँ पे, जो तख्ताई खाने थे, ट्रांस ऑक्सानिया का रीजन जो है, इस पे ये हमला करेगा। और जो मंगोल है ना, इनको चखाएगा मज़ा। तो इसने जो ख़जाना था अपने दरबार का, इसने ऐसा बहाया ख़जाने को, पानी बहाते हैं बिल्कुल। फिर साउथ पे हमले लगातार करना, कि जो रिबेल्स, जब ये बेचारा गद्दी पे बैठता ही इसकी बगावत शुरू हो गई थी। पहली बात तो बगावत पे बगावत, कुछ चलती रहो बगावत को, तो उसके चाहिए पैसा फ़ौज के लिए, हथियार ख़रीदने, फ़ौज के लिए सैलरीज चाहिए। तो सैलरीज बेचारे ने 1 साल की एडवांस दी यहाँ पर, कि जो सेना जो है वो मेरे पास रहे, बगावत रखे, किसी के पास ना पहुँच जाए। स्टैंडिंग आर्मी आप देखोगे, 3,70,000 की फ़ौज को ये रख रहा है बंदा, तो इसको पैसे तो पे करने पड़ेंगे, सीधी सी बात है। और जब ये एडवांस सैलरी दे रहा है 6 महीने की, तो बड़ी मुश्किल है इसकी नहीं काम कर पाना इस तरह से। तो यही वजह रही यहाँ पर कि इसका ख़जाना खाली हो गया और उसको सिक्के लगाने पड़े यहाँ पर। ठीक है। बहुत सारे इन्होंने सारे ने इम्प्रूवमेंट यहाँ पे, जो हम ये कहेंगे कि बहुत सारे इन्होंने पॉलिसीज़ को बनाया। डोमेस्टिक्स भी होती हैं वो, बाहर की भी पॉलिसी भी होती हैं, बहुत अच्छी थी। मगर यहाँ पर फेल्ड क्यों हुई? कि फॉल्टी इम्प्लीमेंटेशन मेजरमेंट। जितना उसने सोच के कहा था उससे उसको बड़े काम करना था। मतलब कहीं पर तो उन्होंने बहुत ज़्यादा, जैसे ने कहा कि भाई मैं कैपिटल उसको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसफ़र कर लेता भाई। मगर जहाँ इसने कहा ये बढ़ गया आगे हद से कि भैया जनता भी चलेगी, तो वहाँ ने गड़बड़ कर डाली। दूसरा, इसने कहा भैया हम कॉइन बनाएंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं, कॉइन बना लो आप, यहाँ पर चल जाते, कोई हो सकता है वहाँ पर। मगर कि जो कॉइन में आर्टिस्टिक यहाँ पर हम कहते हैं ना फिनिशिंग थी, वो नहीं थी, बिल्कुल परफेक्शन नहीं थी। फिर सिक्के जो थे भैया, अब तो हम कह सकते हैं कि उस पर उन्होंने स्टैंप नहीं लगाई अपनी। इस वजह से क्या हुआ भैया, इनका हो गया बहुत ज़्यादा घाटा। और घाटा होते होते क्या होता है, आखिर में इनकी जो हुकूमत है वो डाउनफॉल होने लग जाते हैं, उनको जिसको कोलैप्स हो जाती है वो यहाँ पर। देन यहाँ पर कब इनका हम कहते हैं भाई डेथ एंड कोलैप्स ऑफ एम्पायर। इनके बाद जो आएगा वो आएगा फ़िरोज़ शाह तुगलक। मगर वो इनके मुकाबले पे इतना हम कहेंगे कि वो इतना एफिशिएंट रूलर नहीं रहता यहाँ पर, क्योंकि इनके टाइम में ही बहुत सारे हम देखेंगे। जैसे मैंने कहा आपसे, मदुरई पे उन्होंने वो हमला करा। उन्होंने जिस साल उन्होंने हमला करा ना, उसके बाद ही वहाँ पर हो जाती बगावत, बिल्कुल छूटते ही। और वहाँ पर जो मदुरई सल्तनत है वो कायम हो जाएगी, वहाँ पर वो कायम रहेगी। मगर कहते कि हम आपके वैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके अंडर की आपको सजा देंगे यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें यहाँ प्रॉब्लम देखने को इनको मिल रही थी जब उन्होंने ट्रांसफ़र करी अपनी कैपिटल। ये मैंने पीछे लिखा था, तो मैंने लिखा है यहाँ पर, सो इसमें 1 मिनट थोड़ा टाइम लूँगा, मैं देखूँगा यहाँ पर लिखा है। फिलहाल इसमें शायद मैंने लिखा नहीं है।
तो जब इन्होंने कैपिटल को ट्रांसफ़र करा, जैसे ही ये पहुँचते हैं दौलताबाद के रास्ते में पहुँचते पहुँचते ही बंगाल कर डालता है बगावत हाथ क्या थी, बंगाल कर डालता है बगावत, और फिर इनको भागना पड़ता है। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पे के साथ में एक और होती है कि साउथ के मदुरई जो होता है वो बगावत कर डालता है वहाँ से, तो दो बगावतें एक साथ में जाती हैं। वहाँ ये फंस जाते हैं बेचारे कि कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ, मैं तो सेंटर पहुँचने जाता था, सेंटर में क्या रास्ते में फंस गया मैं यहाँ पर। तो ये इतनी सारी इनके साथ प्रॉब्लम्स रही कि इनका जो उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई वो सही से काम नहीं कर पाई इसके अंदर। हालांकि काम उन्होंने करा, वो सारा अच्छा काम उन्होंने करा अपने फ़ौज के लिए, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक डाइड इन 1351 ड्यूरिंग कैंपेन अगेंस्ट तागिक, अ तुर्किक स्लेव्स ट्राइब इन सिंध। यहाँ पर ये जो ट्राइब थी, रिबेल चला था, उसको चलने के लिए गए थे और आखिरकार इनकी वहाँ पर मौत हो जाती है। और इसी बारे में यहाँ पर हम कहते हैं कि हिस्टोरियन कहता है कि भाई जो सुल्तान है उसको आज़ादी मिल गई जनता से, और जो जनता है उसको आज़ादी मिल गई सुल्तान से। कि सुल्तान सारा परेशान था कि भाई करूं क्या कैसे करूं, और जनता परेशान थी, अरे तो कर क्यों रहा है भाई, तुम मत करना, तो कर रहा है तो तेरा काम उल्टा ख़राब हो रहा है यहाँ पर। तो ये बहुत मतलब प्रॉब्लम थी उसके यहाँ सामने, बेचारे के सामने यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होता है, जो हम कहते हैं जब कोलैप्स होनी शुरू होती है इसकी एम्पायर ड्यूरिंग हिज रेन, दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन ड्यू टू वे कॉन्फ्लिक्ट। जो दिल्ली सल्तनत है उसके डिक्लाइन के दो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं हमें। क्या है, राजपूत लेड बाय हमीर सिंह ऑफ मेवाड़, जहाँ पे ये ख़त्म करके आ चुके थे पहले ही मेवाड़ के, ठीक है, हमीर सिंह को। एंड अदर वॉज द साउथ हमार वो, इनका नाम है हरिहर भुक्का, ठीक है। हरिहर भुक्का कौन है यहाँ पर, विजयनगर एम्पायर को ये इस्टेब्लिश करने वाले दो भाई होते हैं। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि जो इनकी सल्तनत है अब उसके टुकड़े होने शुरू हो जाते हैं। जो फार साउथ था वो निकल गया इनके हाथ से, बंगाल इनके हाथ से निकल चुका है यहाँ पर। अब बचता क्या है, सेंट्रल इंडिया बचता है, वो भी इनके हाथ से निकलने लग जाता है। तो राजा हमीर सिंह जो है लिबरेट कर डालते हैं राजपुताना को बैटल ऑफ सिंगोली में 1336 के अंदर। और जो हरिहर भुक्का है वो इस्टेब्लिश कर डालते हैं यहाँ पे विजयनगर एम्पायर को, ठीक है। मदुरई सल्तनत को भी ख़त्म कर डालते हैं, जो कभी फैसल बन गई थी, आज़ाद हो गई, फैसल ने ऐलान कर दिया था अपना होने का दिल्ली सल्तनत के अंदर, ठीक है। तो ये इनका हो जाता है यहाँ पर एंड। साउथ इंडियन रूलर्स सच एज मसू नूरी कपादीनू also played a role in the decline of Islamic Sultanate of Delhi. Tughlaq troubles increased when his own general rebels against him. अब यहाँ पे क्या होता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक होता है, जब वो बार बार फौज लेके जा रहा है, उससे कोई फ़ायदा उसको हो नहीं रहा, मंगोलों से उसको हारना पड़ रहा है। तो जो उसके जनरल्स होते हैं वो उसके ख़िलाफ़ बगावत करते हैं, और आखिरकार बेचारे को यहाँ पे से उसका जो नेफ्यू होगा, जो कलातन यहाँ नेफ्यू जो निकलता है यहाँ पे, मोहम्मद बिन फिरोज शाह तुगलक जो होता है, वो गद्दी से उसको हटा देगा और वहाँ से वो बैठ के ख़त्म उसकी कहानी यहाँ पर, ठीक है। उनमें से एक जनरल है यहाँ पर उसका, बहमानी किंगडम को इस्टेब्लिश करेगा यहाँ पर, बहमानी किंगडम ये वाला है यहाँ पर। और जो विजयनगर एम्पायर होगा वो यहाँ पर इस्टेब्लिश यहाँ पर होगा। देन जब इस्टेब्लिश होगा तो हम क्या देखेंगे कि जो दिल्ली सल्तनत है, मैप दिखाता हूँ मैं आपको, ये ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल, यहाँ से ये ख़त्म, बंगाल ख़त्म, यहाँ से जो है मंगोल वगैरह खा जाएंगे रीजन, बचेगा कहीं यहाँ पे से दिल्ली का थोड़ा सा मिलाते हुआ बस ये। जब यहाँ पे दिल्ली में जब लोधी डायनेस्टी आएगी तो सिर्फ बचेगा इतना सा रीजन, वो सिर्फ पंजाब, दिल्ली, थोड़ा सा हरियाणा और उत्तर प्रदेश पे रूल करेंगे, और दिल्ली सल्तनत है वो यहाँ पर से ख़त्म हो जाएगी। फिर बाद में फिर जो हिंदू रूलर्स आएंगे वो रूल करेंगे, फिर बाद में यहाँ पर कौन आएगा, जो मुग़ल एम्पायर है वो इस्टेब्लिश यहाँ पर होगा। सो यहाँ पर ये पहला पार्ट था हमारा। आपको शायद बहुत बड़ी वीडियो लगी कि मैंने समझाया बहुत अच्छे से आपको। कैसी लगी है आपको वीडियो, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। सो वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी तो आई रिक्वेस्ट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय।